ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो एक्विवेलेंस क्या होती है, फिर ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्या होती है, और ये दोनों स्टडीज जो है बायो अवेलेबिलिटी और बायो एक्विवेलेंस जो है वो हम ड्रग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करते हैं। डिफरेंस इनमें यही है, बायो अवेलेबिलिटी सिंगल एक ड्रग की करते हैं हम, उसके अपने ही किसी और जो है वो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है अगर आईवी रूट से कंपेयर किया है, और अगर उसको किसी एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ या एक टैबलेट को किसी कैप्सूल के साथ, किसी सिरप के साथ कंपेयर किया तो वो रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो एक्विवेलेंस बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी है, जिसमें हम 2 डिफरेंट ब्रांड्स का कंपैरिजन करते हैं या एक ही कंपनी के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द न्यू ड्रग डेवलपमेंट उनका कंपैरिजन करते हैं कि एक फार्मूलेशन पहले बन रही है और फिर वो अप्रूव हो गई, उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस आई हैं तो फिर पहले वाली के साथ उसको कंपेयर करके तो प्रूव करना होता है कि ये दोनों जो है ये पहले वाली के साथ बायो इक्विवेलेंट है ये वाली प्रोडक्ट। ओके, इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट बीई स्टडीज आर यूज्ड टू न्यू ड्रग डेवलपमेंट मीन के अभी एक कोई ड्रग मार्केट में आनी है, मार्केट में आनी से पहले ड्रग ने अप्रूव होना है फ्रॉम एफडीए। ठीक है, एफडीए में अप्रूवल के दौरान उससे पहले-पहले जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट होती है उसमें काफ़ी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के बाद जो है वो ड्रग अप्रूव होती है। तो वो उस स्टेज पे हम बायोइक्विवेलेंस स्टडी क्यों करते हैं? किस-किस कंडीशन में अर्ली एंड लेट क्लिनिकल ट्रायल फार्मूलेशन, ठीक है? कि पहले क्लिनिकल ट्रायल जब शुरू किया था उस वक़्त फार्मूलेशन एक बनी, एक टैबलेट बनाई या कैप्सूल बनाया जो भी, और उसमें ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ अप्रूवल उसके अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ी उन्हें, ठीक है? कि पहले एक टैबलेट एक क्लिनिकल ट्रायल में जो यूज़ की थी, अगली दफ़ा जो नए नए क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ की है, उसके अंदर थोड़ी-सी चेंज है, मेबी वो उसका थोड़ी-सी हार्डनेस चेंज कर दी उन्होंने या उसके अंदर कोई एक्सिपिएंट्स चेंज कर दिए, जिस वजह से उस टैबलेट के अंदर चेंज आ गई। तो जो पहले टैबलेट बन रही थी, जो एक क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ हुई थी, उसको दूसरे ट्रायल में जो टैबलेट बनी है उसको पहले वाले ट्रायल के साथ जब तक बायोइक्विवेलेंट प्रूफ नहीं होगी तब तक उससे आगे नहीं जाएँगे। क्योंकि एक चीज़ जब एक अप्रूव हो जाती है तो उससे आगे चलने के लिए अगर कोई चेंजेज़ आई हैं तो वो फिर चेंजेज़ को जस्टिफ़ाई करना पड़ता है कि ये चेंज जो है ये पहले वाली के जो प्रोडक्ट की परफ़ॉर्मेंस थी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रही। उसकी जो एफ़िकेसी है या उसकी रिलीज़ फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट है या उसकी एब्ज़ॉर्प्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी के ऊपर भी उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये चेंज की वजह से। उसके बाद फिर फॉर्मुलेशन यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल एंड स्टेबिलिटी स्टडीज़, ठीक है? कि अगर ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज़ एक क्लिनिकल ट्रायल में एक फॉर्मुलेशन यूज़ की है और फिर उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ की। स्टेबिलिटी स्टडीज़ मीन के उसकी शेल्फ लाइफ चेक करने के लिए कि उस कितनी देर तक वो स्टेबल रह सकती है, उसकी एक्सपायरी डेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके बाद अगर कोई चेंज करनी पड़ गई है उसमें कि उस स्टेबिलिटी में वो मेबी प्रूफ नहीं हुई, तो उसके बाद अगर फ़ॉर्मूलेशन में कोई थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा है, तो उस फ़ॉर्मूलेशन को भी पहले वाली जो फ़ॉर्मूलेशन है, क्लिनिकल ट्रायल वाली फ़ॉर्मूलेशन के साथ उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है? जब तक उसके कंपैरिज़न बायो एक्विवेलेंस का कंपैरिज़न नहीं होगा, तब तक वो प्रोडक्ट आगे नहीं जा सकती। उसके बाद फिर और किस कंडीशन में करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स फ़ॉर्मूलेशंस एंड टू बी मार्केटेड एज़ ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है? जब एक फ़ॉर्मूलेशन अप्रूव हो गई एफडीए से, अब उसने मार्केट में जाना है, ठीक है? तो मार्केट में जाने से पहले भी जो जो प्रोडक्ट पहले जो उन्होंने फ़ॉर्मूलेशन बनाई थी, वो तो सिर्फ़ अप्रूवल के लिए थी। एफडीए से अप्रूवल लेने के लिए उन्होंने फ़ॉर्मूलेशन बनाई और उसके क्लिनिकल ट्रायल किए, क्लिनिकल ट्रायल का सारा डाटा, सारी रिपोर्ट्स, उसकी सारे रिज़ल्ट्स एफडीए को देते हैं, वो फिर उनको देखते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं कि ये ड्रग जो है, ये अप्रूवल के काबिल है या नहीं है। और जब वो ड्रग वहाँ से अप्रूव हो जाती है, उसके बाद फिर इंडस्ट्री जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट स्टार्ट करती है फॉर मार्केटिंग या फॉर उसकी जो है वो क्या कहते हैं कि उसकी सेल के लिए जो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो जो बैच उसकी प्रोडक्शन के लिए बन रहा है, उसको जो वो वाला बैच जो कि अप्रूवल के लिए दिया गया था एफडीए को, उसके साथ कंपेयर करके उस बायोइक्विवेलेंट प्रूव करके तो फिर वो मार्केट में जाती है ड्रग। ठीक है। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है एसयूपीएसी, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस।
कि अप्रूवल हो गया अगर, और उसके बाद इंडस्ट्री को अगर ख्याल आया कि जी हम इसकी कोई थोड़ी बहुत इसके टेस्ट को बेहतर कर सकते हैं, या इसकी हम शुगर कोटिंग कर सकते हैं, या इसको एक्सिपिएंट्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चेंज की है, पोस्ट अप्रूवल चेंज किया है, तो उसको फिर मार्केट में भेजने से पहले उसकी भी बायोइक्विवेलेंस स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? अब किन ड्रग्स के लिए बायोइक्विवेलेंस करनी पड़ती है, किन के लिए नहीं करनी पड़ती, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे बायोवेवर्स में, कि बायोवेवर वो कौन-कौन से ड्रग हैं जिनके जिनके लिए बायोइक्विवेलेंस स्टडी ना भी करें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर ड्रग प्रोडक्ट स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट, कि अगर एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया 50 एमजी की और वो एफडीए से अप्रूवल हो गया उसका, ठीक है। अब उसके बाद फीडबैक मिला है फ्रॉम द प्रेस्क्राइबर्स या फ्रॉम द पेशेंट्स के जी ये डोज़ इसकी 50 मिलीग्राम डोज़ आपने बनाई हुई है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को हमें ये 75 डोज़ देनी पड़ती है, या कुछ पेशेंट्स को इससे कम डोज़ देनी पड़ती है हमें। तो आप इसकी जो है ना एक और टैबलेट बनाएँ। तो जब एक और स्ट्रेंथ बनाएँगे उसकी टैबलेट की, 50 की बजाय अगर उन्होंने 100 मिलीग्राम बना लिया, 25 मिलीग्राम बना लिया है, तो जो नई स्ट्रेंथ बनाएँगे उसको भी प्रूव करना पड़ेगा विद द फॉर्मूलेशन। जो पहले वाली फॉर्मूलेशन बनी थी, जो एक स्ट्रेंथ बनी थी, उसके साथ नई स्ट्रेंथ को प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रूफ कैसे करना है वो विद द हेल्प ऑफ बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़। वो भी हम आज वो डिज़ाइन पूरा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बायोइक्विवेलेंस कैसे करते हैं, होती क्या है? एक स्केच जो होता है उसका। फिर टू सपोर्ट द न्यू फॉर्मूलेशन ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइक्लोफेनिक सोडियम की एक टैबलेट अप्रूव हो चुकी है, एक प्रोडक्ट अप्रूव उसकी फॉर्मूलेशन अप्रूव हो गई है। अब उसके बाद उन्होंने देखा, या आप सपोज़ एस्पिरिन की एक टैबलेट अप्रूव हो गई हुई है, ठीक है? उसके बाद देखा कि इसकी वजह से ये जो है ये प्रॉब्लम कर रही है, कि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज़ कर रही है। ठीक। फिर ख़्याल आता है कि जी अच्छा, इसका फिर हल ये है कि हम इसको एंटारिक कोटेड फॉर्म में बना लेते हैं। या अगर एक टैबलेट है कि वो उसकी जो है वो बीसीएस क्लास 3 की ड्रग है, तो उसकी रिलीज़ को स्लो करना है अगर, तो उसको कंट्रोल्ड रिलीज़ या स्लो रिलीज़ या सस्टेन्ड रिलीज़ ड्रग प्रोडक्ट बनाई है। पहले सिर्फ़ एक एक जनरल टैबलेट अप्रूव्ड थी, अब जो नई आई है वो आपने एक फ़ॉर्मूलेशन चेंज कर दी, ठीक है? तो जो नई फ़ॉर्मूलेशन बनाई है उसको भी मार्केट में भेजने से पहले या उसके अप्रूवल से पहले, एफडीए से अप्रूवल से पहले, उसकी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ का प्रूफ देना पड़ता है कि ये जो है ये पहले वाली के साथ बायोइक्विवेलेंट है। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में जो बायोइक्विवेलेंस स्टडी का जो डिज़ाइन होता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट ड्रग सब्सटेंस जो है, उसको एक फार्मूलेट करते हैं, ड्रग प्रोडक्ट बना लेते हैं, क्लिनिकल ड्रग प्रोडक्ट आफ्टर प्री क्लिनिकल स्टडीज़ पहले करते हैं। सबसे पहले उनकी केमिकल स्टडीज़ होती हैं, फिर उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टडीज़ एनिमल्स में होती हैं, फिर वो क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में स्टडीज़ करने के बाद वो एक ड्रग प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है? उस ड्रग प्रोडक्ट की फिर क्लिनिकल एफिकेसी एंड सेफ्टी चेक करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, और उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज करते हैं कि काइनेटिक्स उसकी क्या है, और उसकी जो फार्मूलेशन बनाई है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितने परसेंट है, उसका जो एफ वैल्यू है वो क्या है उसकी, ठीक है? ये वाली सारा डाटा जो है वो फिर जाता है एफडीए के पास, ठीक है? मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट। अच्छा, ये जब वहां से अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद ये जो मैंने पिछली स्लाइड में बातें की हैं, ये सारी बेसिकली उसी का एक स्केच है कि मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट जब एक नया ब्रांड बन के एक मार्केट में जाने के लिए रेडी है, तो उसके लिए फिर जो स्टडीज करनी पड़ती हैं वो भी रिजोल्यूशन प्रोफाइल उसकी, एंड सम टाइम बायोइक्विवेलेंस स्टडीज भी करनी पड़ती है। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज कभी-कभी नहीं भी करनी होती, लेकिन रिजोल्यूशन स्टडीज इन एनी केस करनी पड़ती है, ठीक है? ये वो वाली प्रोडक्ट है जो कि एफडीए से अप्रूव हो चुकी है, और उसने अब मार्केट में जाना है फॉर सेल फॉर यूज इन द पेशेंट्स, ठीक है? उसके लिए रिजोल्यूशन स्टडीज एंड आर बायोइक्विवेलेंस स्टडीज। उसके बाद फिर क्या होता है कि पोस्ट अप्रूवल चेंजेस की उसमें, अप्रूवल के बाद उसके अंदर कोई उसकी कोटिंग की, या उसकी कोई रिलीज पैटर्न को चेंज किया, तो वो फिर उस उन चेंजेस को जस्टिफाई करने के लिए कि चेंजेस के बाद भी ड्रग की जो परफॉर्मेंस है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी है, उसकी जो एफिकेसी है, क्लिनिकल एफिकेसी, उसकी सेफ्टी, सारी की सारी उसी ड्रग से जो है वो उस ड्रग के इक्विवेलेंट है जो कि ऑलरेडी एफडीए से अप्रूव हो चुकी थी। अब जब
पोस्ट अप्रूवल चेंजेस की, उसमें भी फिर यही डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करनी पड़ती है। तो ये सारा का सारा जो है एक स्केच है फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जो एक नई ड्रग मार्केट में आनी है, एफडीए से अप्रूवल हुई, अप्रूवल के दौरान भी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करनी पड़ती हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे अगर चेंजेस करनी पड़ रही है फार्मूलेशन में, तो हर जैसे ही फार्मूलेशन में चेंज की ड्यूरिंग द न्यू ड्रग डेवलपमेंट, वो बायोइक्विवेलेंस करके तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि जी जो हमने स्टार्ट की थी ये उसके साथ इक्विवेलेंट है। जब अप्रूव हो जाती है उसके बाद मार्केट में आने से पहले भी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज करनी पड़ती हैं। मार्केट में आने के बाद भी अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं, जिस तरह ये ग्लूकोफेज है, ग्लूकोफेज पहले आती थी 500 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम और 1 ग्राम की टैबलेट्स में, ठीक है? अब जो है वो मार्केट में चलने के बाद अब रिसेंटली जो है ग्लूकोफेज एक्सआर भी आई है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो जैसे ही ये एक्सआर आई है उसकी बैकग्राउंड स्टडी करनी पड़ी होगी उन्हें, ठीक है? जिस भी कंपनी ने बनाई है उन्होंने बायोइक्विवेलेंस स्टडी करके ही इसको अप्रूव करवाते हैं, अप्रूव करवाने के बाद फिर ये मार्केट में आती है। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात क्लियर है आपकी? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडीज इन द जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट। जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट का क्या है कि एक कंपनी है, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बहुत ज़्यादा बजट इसके ऊपर खर्च किया, उसके उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए, फिर उसकी फार्मूलेशन में एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च की उस पे। रिसर्च करने के बाद उन्होंने एफडीए से अप्रूवल ले लिया, और जब अप्रूवल वो ले लेते हैं, अप्रूवल लेने के बाद वो पेटेंट होता है उनका एक, ठीक है? उनके पास राइट्स होते हैं कि 10 साल तक कोई और कंपनी इस ड्रग को नहीं बनाएगी, ना ही वो अपने जो है वो उसका किसी के साथ शेयर करते हैं उसका डाटा, और ना ही किसी और को इजाज़त होती है कि वो ड्रग प्रोडक्ट बनाए। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कितनी देर का पेटेंट लेते हैं, और उसमें फिर उन्होंने अपना पूरा जो है वो रिकवरी करनी होती है, जो भी बजट आया उनका रिसर्च के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। तो सारी का सारा उन्होंने बजट प्लस प्रॉफिट जो है वो उन्होंने अपना जनरेट करना होता है। उसके बाद जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट ओपन हो जाती है। यानी उसको कोई भी कंपनी बना सकती है, ठीक है? वो फिर अलाउ कर देता है एफडीए कि जी जिस भी कंपनी ने बनानी है वो बना सकती है। तो वो फिर जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम कहेंगे कि ये जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट है। ये उन्होंने न्यू ड्रग डेवलपमेंट नहीं की, ऑलरेडी एक ड्रग प्रोडक्ट बनी हुई थी, वो अप्रूव्ड है, और उसको उन्होंने जेनेरिक बनाया, यानी उसका नया ब्रांड बनाना है उन्होंने, अपना ब्रांड बनाना है उन्होंने। जिसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेरा ख्याल है ये बायर वालों की ड्रग प्रोडक्ट थी, ठीक है? सिप्रोक्सिन के नाम से, और मेरे ख्याल में अभी भी सबसे महँगा ब्रांड शायद इन्हीं का है, 51 रुपीज़ की एक टैबलेट है शायद। अभी पता नहीं कितने की है, बहरहाल आज से 10 साल पहले जब मैं फार्मेसी पे काम करता था तो वो 51 की थी, तो अभी शायद इससे भी महँगी हो। उसके बाद फिर जो भी सर, जी, जी। अगर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट कोई वर्कर वगैरह लीक कर दे उनकी, नहीं, तो ऐसे फिर नहीं क्या है। होता है? लीक कर भी देगा तो कोई बना ही नहीं सकेगा। अगर फ़र्ज़ करें एक एक पेटेंट उसका चल रहा है अभी और पेटेंट एक्सपायर नहीं हुआ, और आयशा ने वो टैबलेट बना ली है, तो जैसे ही वो मार्केट करेगी फ़ौरन अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है? वो बना के तो उसको सेल करेंगे तो तभी फ़ायदा है ना, कि बना के घर रख लेंगे तो फिर तो बना के रख लें, कोई फ़ायदा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जब तक वो मार्केट में ओके नहीं सर। आएगी, ठीक है? मार्केट में जैसे ही आएगी तो वो पता है जिस कंपनी ने पहले मार्केट में अपनी ड्रग प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, उन्हें पता है, वो उसको ध्यान रखते हैं कि जी इसकी कोई और प्रोडक्ट नहीं आ रही मार्केट में। जैसे ही कोई उन्हें फीडबैक मिलता है कि इसकी ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोई और ब्रांड भी है, तो वो फ़ौरन जो है उसके ऊपर केस कर देते हैं और वो इंडस्ट्री का पट्टा बैठ जाता है, ठीक है? तो इसलिए ये कोई जुर्अत नहीं करता इस तरह की, कि वो नई प्रोडक्ट बना ले। बेशक उनके पास फ़ॉर्मूला आ चुका हो, सारे सीक्रेट्स भी मिल गए हों उन्हें, लेकिन वो कोई अलाउ ही नहीं है उसको बनाना, ठीक है? सर, अच्छा, अगर न्यू कोइंसिडेंस हो जाए, कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? मतलब उनकी इंडस्ट्री ने भी बना लिया और हमारी बना लिया, लेकिन उसके 1 महीने बाद बनाया, तो मतलब जब एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट हो रही होती है ना, उससे पहले एक प्रोसेस होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एनडीए, ठीक है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन में यही है कि जी वो एफडीए को एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हम ये हमारा ये आइडिया है, इसके ऊपर हम काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन एफडीए अप्रूव कर देता है कि जी ठीक है आप काम शुरू करें। अब उसके बाद अगर किसी और ने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर, तो वो फिर उनको कहते हैं कि जी इस पे ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है। तो अगर वो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, तो जिसकी प्रोडक्ट पहले बन जाएगी उसको पेटेंट मिल जाएगा उसका,
ठीक है। और जो रह गया पीछे, बेशक उसने एप्लीकेशन अप्रूव करवाई है लेकिन वो नहीं बना सके या दूसरे ने उससे पहले बना ली है, तो वो फिर जिसने पहले बना लिया उसका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा और उसका जो है वो जो पेटेंट उसका राइट है, ठीक है? उसको पेटेंट मिल जाएगा। बाद में बेशक किसी ने जितना मर्ज़ी पैसा खर्च किया, अगर वो पीछे रह गए हैं, तो फिर उन्हें उस ड्यूरेशन, उस टाइम पीरियड का वेट करना पड़ेगा जितनी देर तक उनका पेटेंट राइट्स है उनके पास। जब वो एक्सपायर होगा तो तब वो बना सकेंगे, ठीक है? तो ये एक दौड़ होती है रिसर्च के अंदर, ऐसे ही ये बड़ा कॉम्पिटिशन होता है इस तरह का। रिसर्च में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हर इंडस्ट्री के पास अपना एक R&D सेक्शन होता है। पाकिस्तान में शायद R&D उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे जो R&D काम कर रहा है वो शायद न्यू फॉर्मूलेशन बनाने में काम करता है। यानी नया एक जेनेरिक है और उसका नया ब्रांड बनाने में, या एक जो ब्रांड है उसके अंदर कोई थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन करने में, सस्टेनेबल बनाने में, या एंटेरिक कोटेड बनाने में, या टैबलेट से कैप्सूल बनाने में, कैप्सूल से सिरप बनाने में, इस तरह की जो है वो रिसर्च होती है पाकिस्तान में ज़्यादा। बाकी जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल है, उनके अंदर एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जो उनका बजट होता है वो इसी काम पे लगा होता है। उन्होंने बड़े-बड़े महँगे साइंटिस्ट रखे होते हैं कि वो काम इसी पे कर रहे होते हैं और वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जेनेरिक जो आता है उसमें क्या होता है कि कंपैरेटिव ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, कि एक अगर जेनेरिक किसी ने बनाई है, ये नहीं है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन पहले आ रही है उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया है और अब हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन बना लिया और ये भी मार्केट में चली है। ठीक है, इस तरह नहीं होता। उसके लिए भी फिर बायोइक्विवेलेंस स्टडी का प्रूफ देना पड़ता है कि ये जो हमने बनाई है ड्रग, ये पहले वाली ड्रग के इक्विवेलेंट है, ठीक है? अ जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट इज़ अ मल्टी सोर्स ड्रग प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द FDA एज़ ए थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट टू द रेफरेंस लिस्टेड ड्रग। जो ड्रग एक नई सर ड्रग। जी। सर ये पेटेंट को जो है वो ओपन करना लाजमी होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते? एक नहीं, 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 इंडस्ट्री नहीं, ने लाइफ बनाई लाइफ है। टाइम ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकता। पेटेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ ये मेडिसिन में नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों में पेटेंट्स होते हैं। आपने एक डिज़ाइन बना लिया अगर फ़र्ज़ करें किसी चीज़ का, आपको कोई ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें उन्होंने अगर कोई डिज़ाइन बना लिया, डिज़ाइन उन्होंने करके अप्रूव करवा लिया, पेटेंट करवा लिया, तो वो उनके पास राइट होगा, उस तरह का डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता, ठीक है? ये अक्सर ये जो बरीज़े वाले हैं, ठीक है? इनके अपने जो डिज़ाइन होते हैं, वो उनके पेटेंट होते हैं। अगर उस तरह का डिज़ाइन कोई और मार्केट में सेल कर रहा हो, तो वो फिर उसके ऊपर केस भी कर देते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ में पेटेंट्स होते हैं, ठीक है? कोई किसी ने कोई कोई फूड प्रोडक्ट बनाई है ऐसी, कि वो एक नई चीज़ है, तो उसके ऊपर फिर वो पेटेंट अगर उन्होंने ले लिया है, तो उसके बाद जब तक वो एक्सपायर नहीं होगा, कोई और उस फूड प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। तो हर तरह की जो है चीज़ उसके अंदर पेटेंट्स होते हैं। एक मोबाइल है कोई, मोबाइल एक बनाया उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन ऐड की है या कोई नई फीचर ऐड किया है ऐसा मोबाइल का, जिस तरह कोई मोबाइल थे जिसने पहली दफ़ा कैमरा उसमें डाला होगा, तो उसने किसी और को इजाज़त नहीं होगी कैमरे वाला मोबाइल बनाने की जब तक कि उसका पेटेंट एक्सपायर नहीं हुआ हो। तो हर चीज़ में पेटेंट्स होते हैं, ठीक है? तो जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कंपैरेटिव ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस स्टडीज़ आर इम्पोर्टेंट, कि जो पहले वाली प्रोडक्ट थी उसके साथ कंपैरेटिव स्टडीज़ जो है वो करके तो तभी अप्रूवल मिल जाता है। जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट इज़ मल्टी सोर्स ड्रग प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द FDA एज़ अ थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट। अब ये थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट का वर्ड यूज़ किया हुआ है इधर। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट मीन के इन विट्रो भी वो इक्विवेलेंट है और इन विवो भी इक्विवेलेंट है, ठीक है? मीन के फार्मास्यूटिकली भी इक्विवेलेंट है और बायो इक्विवेलेंट भी है वो। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग के अंदर वो रख देते हैं, RLD, ठीक है? रेफरेंस लिस्टेड ड्रग के अंदर। फिर अगर कोई ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट होता है, जो एक मदर ब्रांड आप कह सकते हैं, वो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग के अंदर होता है। FDA के पास एक बुक है जिसका जो ऑरेंज बुक के नाम से है। उसके अंदर सारी वो वाली ड्रग्स के नाम है कि जो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग है, और जब भी कोई नई प्रोडक्ट आनी है मार्केट में किसी भी ड्रग की, तो उसका उस ब्रांड के साथ कंपैरिज़न होना जो उनकी रेफरेंस लिस्टेड ड्रग में है। ये नहीं है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिप्रोक्सिन बायर वालों की एक प्रोडक्ट है, जो कि उनका एक मदर ब्रांड है उसका। उसके बाद नोविडेट बनाई सामी वालों ने, उसके बाद विलशायर वालों ने सिप्रोशाइन बनाई। तो सिप्रोशाइन को हम सामी वालों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि ये नोविडेट के साथ कंपेरेबल। सिप्रोशाइन को भी सिप्रोक्सिन के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सिप्रोक्सिन रेफरेंस लिस्टेड ड्रग की प्रोडक्ट है, ठीक है?
वो ऑरेंज बुक के अंदर जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ब्रांड है वो सिप्रोक्सिन के नाम से है, और जो भी नई प्रोडक्ट आएगी वो सिप्रोक्सिन के साथ कंपेयर होगी, किसी दूसरे के साथ नहीं होगी। उसके बाद फिर क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडीज आर नॉट जनरली परफॉर्म्ड ऑन जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स। क्लिनिकल सेफ्टी या एफिकेसी जो है ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर एक ड्रग बायोइक्विवेलेंट है तो उसकी क्लिनिकल सेफ्टी जो है वो उस ड्रग की तब हो चुकी है जब वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था उसका, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखनी है कि ड्रग प्रोडक्ट में से ड्रग रिलीज एफिशिएंटली होती है और रिलीज होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जब वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाएगी, उसकी इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी, तो फिर उसकी जो क्लिनिकल इफेक्ट है, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल है, वो डेफिनिटली इक्विवेलेंट है टू दैट ड्रग प्रोडक्ट व्हिच इज द लीडिंग ब्रांड या जो कि अप्रूव हुई थी एफडीए से, ठीक है। इसलिए क्लिनिकल स्टडीज करने की जरूरत नहीं होती न्यू ड्रग प्रोडक्ट के लिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका इन विट्रो स्टडीज, उसकी डिसोल्यूशन प्रोफाइल प्लस उसकी, अच्छा अगर दो ड्रग्स ऐसी हैं कि एक ड्रग ने कंपेयर करना है दूसरी के साथ और पहले उसकी डिसोल्यूशन कंपैरिजन किया है, अगर वो डिसोल्यूशन स्टडीज में ही पास नहीं होती तो फिर बायोक्लिनिक्स पे नहीं जा सकती वो वाली ड्रग, ठीक है, क्योंकि वो इन विट्रो ही कंपेरेबल नहीं है उससे, तो इन विवो कैसे जाके कंपेरेबल हो। तो पहले इन विट्रो कंपैरिजन होता है, डिसोल्यूशन स्टडीज कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों इक्वल रेट के ऊपर डिसोल्यूट हो रहे हैं फिर वो लाइफ के अंदर लेके जाते हैं बायोइक्विवेलेंट स्टडीज में, और वहां पे वो प्रूफ होती है कि ये इसकी एब्जॉर्प्शन भी सेम टाइम पे हो रही है, सेम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, सेम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, तो फिर इसका मतलब है कि ये ड्रग उसके इक्विवेलेंट है। तो क्लिनिकल सेफ्टी करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले हो चुकी है उस ड्रग के लिए। कंपैरिजन हमने बेसिकली करना है प्रोडक्ट का, ब्रांड जो फार्मूलेशन का है, उस ड्रग का नहीं करना है। ड्रग उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन अप्रूव हो चुकी है पहले, ठीक है। The generic drug manufacturer must demonstrate that the generic drug product is pharmaceutically equivalent, bioequivalent, and therapeutically equivalent to the comparator brand name drug product। ये मेरे ख्याल पे बात कर चुके हैं हम पहले ये डिस्कस हो चुका था। अब इसमें भी यही है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट उसका बन चुका, उसकी कंपैरेटिव डिसोल्यूशन प्रोफाइल एंड आर बायोइक्विवेलेंट स्टडीज टू द अप्रूव्ड आरएलडी। आरएलडी क्या है? रेफरेंस लिस्टेड ड्रग। इसका कंपैरिजन करना है, जो नहीं आएगी जेनेरिक प्रोडक्ट आएगा उसका अप्रूव्ड आरएलडी वाली ड्रग से करना है, ठीक है। अगर उसमें उन्होंने पोस्ट अप्रूवल चेंजेस किए हैं इसमें, यानी सिप्रोक्सिन के बाद नोविडेट बनी और नोविडेट के अगर अंदर वो नोविडेट अप्रूव हो गई, बायोइक्विवेलेंट हो गई, थेरेप्यूटिकल इक्विवेलेंट प्रूफ हो गई वो, उसके बाद अगर उन्होंने चेंज किया है नोविडेट में तो फिर दोबारा उसकी बायोइक्विवेलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। डिसोल्यूशन प्रोफाइल प्लस बायोइक्विवेलेंस स्टडीज इफ रिक्वायर्ड। तो दोबारा जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये बायोइक्विवेलेंट है, ठीक है। अब बायोइक्विवेलेंट स्टडी का जो है वो एक डिजाइन क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ए कहने आपके ये ऑरेंज बुक के अंदर है इसलिए मैंने इसका कलर ऑरेंज कर दिया हुआ है। ऑरेंज बुक मीन के ये रेफरेंस लिस्टेड ड्रग के अंदर ड्रग है, ये मदर ब्रांड है उसका, ठीक है। प्रोडक्ट बी वो वाली ड्रग है जो मी टू है, कि ये एक नई इंडस्ट्री उन्होंने प्रोडक्ट अपनी बनाई है। अब वो कहते हैं कि जी हमने इसका इसके साथ कंपैरिजन करना है। बायोइक्विवेलेंस के लिए हमें चाहिए ह्यूमन, ठीक है, वॉलंटियर चाहिए, ठीक है। वॉलंटियर्स लेते हैं हम, ये फिर वॉलंटियर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उनके नखरे क्या होते हैं, ये बाद में आगे एक पूरा डिस्कशन आएगी, ठीक है। वॉलंटियर को पहले प्रोडक्ट ए दी और उसका सैंपलिंग की, सैंपलिंग करने के बाद उसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल लिया और उसमें से ये वाले सारे के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर दिए, एयूसी, सीमैक्स, टीमैक्स, हाफ लाइफ, क्लियरेंस। ये ऊपर वाले जो पहले चार हैं ये सारे नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स हैं, क्लियरेंस कंपार्टमेंटल है। क्लियरेंस सम टाइम करते हैं सम टाइम नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये वाले पैरामीटर्स जरूर करते हैं कंपेयर, ठीक। तो एक प्रोडक्ट ए ली, उसको एक इंडिविजुअल को हमने वो एडमिनिस्टर की, एक इंडिविजुअल नहीं ज्यादा होते हैं। ये भी हो सकता है कि इसको ब्लाइंडिंग की होती है बेसिकली, ठीक है। ब्लाइंडिंग भी हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसका स्केच देख लें। फिर उसी इंडिविजुअल को वॉश आउट पीरियड दिया, वॉश आउट मीन के उस ड्रग की हाफ लाइफ अगर हमें पता है, डेफिनेटली एक ड्रग प्रोडक्ट मार्केट में है उसकी हाफ लाइफ भी पता होगी कि इसकी सपोज 10 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है, तो इसका मतलब है कि उसको वॉश आउट पीरियड हमने इतना देना कि सारी की सारी ड्रग एलिमिनेट हो जाए। तो कितना टाइम उसको देना पड़ेगा हमें कि वो सारी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी?
क्या पता है आपको? 7.5 लाइफ तक सर। 7.5 लाइफ, ठीक है। तो 70 आवर्स एटलीस्ट वन वीक या 2 वीक्स का टाइम देते हैं उसको वॉश आउट का, कि एक वॉलंटियर को बुलाया, लिया उसके, एक वॉलंटियर या ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, उनको एक ड्रग प्रोडक्ट एडमिनिस्टर की और उनके सैंपल ले लिया और उनको भेज दिया, ठीक है। अब वो आफ्टर 2 वीक्स उन्हीं इंडिविजुअल्स को दोबारा बुलाया, ठीक है, और फिर उनको प्रोडक्ट बी एडमिनिस्टर की। प्रोडक्ट बी एडमिनिस्टर करने के बाद फिर उसके वही वाले पैरामीटर्स, सैंपलिंग की उसकी डिफरेंट टाइम्स पे, सैंपल लेके फिर सैंपल उसका जो है वो उनको एनालिसिस किया, एनालिसिस करके प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल आया, उस कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल से फिर एयूसी कैलकुलेट किया, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल है, इसी तरह ये ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं और उन सब के फिर ज्यादा, हर एक का अपना अपना एयूसी, टी मैक्स, सी मैक्स, हाफ लाइफ क्लीन है, सारे ये पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अभी भी लोग आ रहे हैं, शायद इन्हें पता है कि रिकॉर्डिंग मिली जाती है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट ए का भी ये वाला डाटा है और प्रोडक्ट बी का भी डाटा है, ठीक है। इनको फिर कंपेयर करते हैं, डिफरेंस देखते हैं आपस में कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के जो पीके पैरामीटर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं आपस में, और फिर देखते हैं कि अगर तो कंपैरिजन उनका स्टैटिस्टिकली जो जो उनका डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल, सिग्निफिकेंस का हमारे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, वो ±20% होता है कि एयूसी अगर एक ड्रग प्रोडक्ट ए है जो उसका सपोज 100 है, ठीक है, और जो ड्रग प्रोडक्ट बी है उसका अगर 90 है तो वो ठीक है, स्टैटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट ए का 100 है, बी का 70 है या बी का 150 है, इसका मतलब है कि देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो वो वाली जो ड्रग प्रोडक्ट है दैट इज नॉट बायोइक्विवेलेंट, ठीक है। अगर वो डिफरेंस स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, यानी इनसिग्निफिकेंट मीन के जो हमारी एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है उसके अंदर अंदर है, सी मैक्स अगर एक की 25 मिलीग्राम पर लीटर है और दूसरा का सी मैक्स जो है वो 24 मिलीग्राम पर लीटर है, या 26 है या 27 है, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस वही होगा जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो अगर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो वो वाली ड्रग जो है वो फिर बायो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब अगर आप इसके डेफिनेशन को, इस पिक्चर को सामने रख के रिवाइज करें तो डेफिनेशन जरा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि बायो इक्विवेलेंस इज द एब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पीके पैरामीटर्स ऑफ two brands of same drug administered at same dose, same dosage form and through same route of administration, ठीक है। एक ही ड्रग है, एक ही उसका एक ही तरह की वो डोजेज फॉर्म है, ये नहीं है कि आपने टैबलेट को कैप्सूल से कंपेयर किया हुआ है। हाँ, टैबलेट को कैप्सूल से अगर कंपेयर करना है तो वो अगर सेम इंडस्ट्री की, सेम कंपनी की प्रोडक्ट है तो वो करना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्री ने पहले टैबलेट बनाई है और उसने उसी की जो है वो अब कैप्सूल बनाना है, तो उसके लिए फिर बायोइक्विवेलेंस स्टडी करनी पड़ेगी, फिर हम टैबलेट को कैप्सूल से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी दूसरी है तो एक जो है वो लीडिंग ब्रांड है, दूसरा उसका मी टू ब्रांड है, तो उनके लिए फिर सेम डोजेज फॉर्म भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, रूट ऑफ सर एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होना चाहिए। टैबलेट को कैप्सूल से कैसे कर सकते हैं? दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा लेकिन पीके उनके जो पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए ना, यानी टैबलेट को कैप्सूल से कंपेयर उस सूरत में ही करना है ना कि अगर टैबलेट एक कंपनी, उसी कंपनी का कैप्सूल आया है अगर, ठीक है, तो वो फिर रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक, यानी एक ही रूट से एक ही ड्रग एक ही डोज दी है तो उनमें सिर्फ डोजेज फॉर्म का डिफरेंस है, तो वो एक रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी है उसकी, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस जो है वो प्योरली अप्लाई होती है टू डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, ठीक है, या अगर एक ही इंडस्ट्री के एक ब्रांड में, जो जिस तरह वो ड्यूरिंग द न्यू ड्रग एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था कि एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक प्रोडक्ट बनाई हुई थी उन्होंने जिसके ऊपर वो ट्रायल करने हैं, और उसके बाद अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है तो जो मॉडिफाइड प्रोडक्ट है उसको आप पहले वाली प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें ये नहीं करेंगे कि जी आपने जब आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, आप एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपने टैबलेट से शुरू किया, दरमियान में आपने कैप्सूल पे आ गए हो, अगर टैबलेट से शुरू किया तो वो एंड तक टैबलेट ही चलेगी और टैबलेट ही अप्रूव होगी, क्योंकि न्यू ड्रग एप्लीकेशन में आपने उसको टैबलेट लिखा हुआ है। जब वो टैबलेट बन के मार्केट में आ जाएगी
तो अगर उसी इंडस्ट्री ने करना है तो फिर उसको रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी, अगर उसी इंडस्ट्री ने कैप्सूल बनाना है तो। अगर किसी दूसरी इंडस्ट्री ने टैबलेट बनानी है उस तरह की, तो उसमें जो स्टडी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज बायोइक्विवेलेंट स्टडी। ठीक है जी। जी, अब तक का कोई क्वेश्चन इस पे? अभी 65 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। सर हाँ जी। सर ये जो हमने वॉश आउट पीरियड दिया एक ग्रुप को, मतलब एक पहले उसको ड्रग एडमिनिस्टर की और फिर उसके बाद वॉश आउट पीरियड दे के दूसरी ड्रग एडमिनिस्टर की, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दो ग्रुप्स को ले लें और दोनों को सेम टाइम पे दो ब्रांड्स को एडमिनिस्टर करके तो हम देख लें? ये दो डिफरेंट तरह के डिजाइन है। इस ये जो हम पहले डिस्कस किया इसको कहते हैं ये क्रॉस ओवर स्टडी। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्रॉस भी नजर आ रहा है ना, एक ही पेशेंट में से दो ड्रग्स गुजर रही हैं। ठीक है, जो आप बात कर रहे हो वो पैरेलल डिजाइन होता है कि आपने एक ड्रग ली है, वो एक इंडिविजुअल को दी, दूसरी ड्रग दूसरे इंडिविजुअल को दी, तो वो फिर कंपैरिजन बनता नहीं है उनका, क्योंकि जो जो पहले वाली मेरी स्लाइड थी इसकी कल वाली, उसमें जो तीन चीजें अफेक्ट करती थी बायोअवेलेबिलिटी को, नंबर 1 फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, नंबर 2 पेशेंट फैक्टर्स थे कि हर पेशेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन सेम नहीं है। तो मे बी एक पेशेंट को आपने ड्रग दिया, उसका उस पेशेंट के अंदर ही चेंज है कुछ, उसकी एब्जॉर्प्शन और तरह की हो रही है, दूसरे पेशेंट में और तरह की हो रही है, तो वो फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये जो स्टडी आप कर रहे हो इस तरह की ये पैरेलल स्टडीज उस केस में होती है जब हमने दो डिफरेंट तरह के पेशेंट्स को कंपेयर करना होता है एक प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि जी एक ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की ही एग्जांपल कर रहे हैं, तो उसी की बात करने कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हेल्दी पेशेंट के अंदर किस तरह का उसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, और सॉरी हेल्दी पेशेंट कह रहा हूँ, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, और एक पेशेंट के अंदर किस तरह का है। तो फिर एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम हेल्दी को देंगे और फिर दूसरी टैबलेट जो है वो पेशेंट को देंगे, फिर उनके पीके पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह के डिजाइन को हम कहते हैं कि ये पैरेलल डिजाइन है। ठीक है, जो बायोइक्विवेलेंस होती है ये क्रॉस ओवर स्टडी होती है। ठीक है, कि एक पेशेंट के ऊपर दोनों ड्रग्स ने एक ही पेशेंट के अंदर से गुजरना है, एक ही वॉलंटियर्स के अंदर से गुजरना है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल चेंज करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, तो हमारे रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे उससे। ठीक है जी, ये मैं अभी सर जी सर, थैंक यू। सर एक और चीज पूछनी थी। जी जी सर आप जैसे कि सर कोई सर ऐसी ड्रग है कि सर जिसकी सर अब्जॉर्प्शन होनी है, तो सर उसके बाद सर आप क्या पता सर पेशेंट को सर कोई डिजीज हो जिसकी वजह से सर उसके अब्जॉर्प्शन जो है ना वो इम्पेयर्ड हुई हो। हमने सर ड्रग ए दी है, उससे सर इसकी अब्जॉर्प्शन ठीक हो गई, हम्म। लेकिन सर जब जब हमने सर ड्रग बी दी है तो सर आप तो सर अब्जॉर्प्शन ठीक होगी, तो सर आप तो सर उसके अब्जॉर्प्शन में फर्क नहीं आएगा? नहीं, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो ये हेल्दी इंडिविजुअल ही लेने होते हैं हमने। ठीक है, और फिर उससे पहले उनकी पूरी की पूरी जो है ना वो क्लिनिकल स्क्रीनिंग होती है हेल्दी इंडिविजुअल्स की। पूरा उनका जो है वो एक इंटरव्यू होता है, उनका पूरा बॉडी वेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अब अगर अगली दफ़ा वही आया वॉलंटियर दोबारा, तो उनके दोबारा वही वाले पैरामीटर चेक करते हैं। अगर तो उसके अंदर चेंज नज़र आता है कि जी पहले उसका बॉडी वेट सपोज़ 70 केजी था, अब उसका बॉडी वेट कम हो गया हुआ है, तो उसको फिर हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो एक ही तरह के इंडिविजुअल होते हैं। नॉर्मली 2 वीक्स में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता बंदे को, लेकिन अगर वही इंडिविजुअल 2 हफ्ते के बाद बीमार है, तो उस बीमार को हम यूज़ नहीं करेंगे फिर। ठीक है, उसको हम अपने उस ट्रायल में से निकाल देंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्कशन आगे आएँगी डिटेल में ना, ये जब हम इसके वो पूरी बेसिकली कहानियाँ हैं, वो साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, क्योंकि हमने कुछ ट्रायल किए हुए हैं बायोइक्विवेलेंस के, तो वो पूरे प्रोसेस में से मैं खुद भी गुज़रा हुआ हूँ। तो वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ, बड़ी मज़े-मज़े की स्टोरियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो ठीक है फिर आज के लिए। अब नेक्स्ट मंडे को आप ट्यूसडे को लेक्चर होगा। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से ना हम लेक्चर्स बढ़ा दें ताकि इसको जल्दी खत्म किया जाए। ठीक है जी, चलें ओके जी फिर। शाम को लेक्चर होगा? आज शाम को नहीं। ठीक है सर। हाँ, अच्छा प्रैक्टिकल भी नेक्स्ट वीक में ही करेंगे, आज प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट वीक में 2 कर चलिए लेंगे प्रैक्टिकल।
ओके। ओके सर।